11th क्लास के अंदर हम यूनिट पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास के अंदर, जो पीछे हमारी क्लास थी, इससे पीछे क्लास, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था थ्योरीज। ठीक है, दो थ्योरी बताई थी हमने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ी और उसके बाद हमने डिस्कस किया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है भाई, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ हाइपोथेसिस है हमारी। ठीक है, जनरल हाइपोथेसिस। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट आती है ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस। ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, ब्रिजिलियस ने क्या बताया, उन्होंने ये बात बताई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms। उन्होंने ये बात बताई कि भाई मान लीजिए कोई भी गैसेज के मॉलिक्यूल हैं, हमें पता है हम उनका वॉल्यूम लेते हैं गैसेज का, जब वो रिएक्ट करेंगे किसी भी कंडीशन पे, अगर हम उनकी सिमिलर कंडीशन अप्लाई करेंगे टेम्परेचर की और प्रेशर की, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा लिया, 1 बार प्रेशर लगा दिया, ठीक है, गैस के ऊपर अप्लाई किया, तो कहते हैं कि उन सभी के पास एटम की संख्या इक्वल होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारा, क्या कि भाई हाइड्रोजन कंबाइंड विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है भाई, चलो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं एक बार। भाई हाइड्रोजन को आप H2 लिखते हो, क्लोरीन को आप Cl2 लिखते हो, तो HCl आपका क्या हो जाएगा, HCl, बैलेंसिंग कर ली हुई हमने। ठीक है, क्या कहता है भाई, मान इस हाइड्रोजन है, इसके अंदर हमें तो नहीं पता कितने एटम, हमने मान लिया कि भाई ये N एटम है, तो भाई इसके भी N एटम होंगे। अब इसके कितने हैं, 2N एटम, इसके N एटम को यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, लेकिन इसका 2N क्योंकि यहाँ पर 2 है, मतलब एक के लिए अगर आपके N एटम है तो दो के लिए कितने हो जाएगा भाई, 2N एटम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2N। भाई 2N से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, N बाई 2N एटम, N बाई 2N एटम भाई। ठीक है, और 2N बाई 2N। ठीक है, उन्होंने इसको कंपाउंड एटम बोल दिया, हम कंपाउंड एटम लिख देते हैं भाई। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, कंपाउंड एटम। ठीक है, तो ये बन गया भाई कंपाउंड, 2N कंपाउंड, N से N कैंसिल भाई। ठीक है, क्या हुआ, 1/2 एटम, 1/2 एटम, और ये क्या बन गया, 1 कंपाउंड एटम भाई। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हाफ एटम, किसका हाफ एटम भाई, हाइड्रोजन का, और हाफ एटम क्लोरीन का, किसमें कन्वर्ट हुआ, एक कंपाउंड के अंदर, किस कंपाउंड के अंदर, HCl के अंदर। ठीक है भाई, तो अब देखिए इसका एक अगर हम एटम निकालते हैं, अगर बेटा इसका हमने एक एटम निकाला, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है, एक एटम H हो गया आपका, एक एटम क्या हो गया आपका Cl, क्या बन गया, HCl। लेकिन ये क्या कहता है, 1/2, इसका 1/2 और इसका 1/2, लेकिन क्या यहां से आपको पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसी के अंदर अवोगाड्रो ने चेंजेस किया कुछ, जिसको हम बोलते हैं अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, उन्होंने तो ये बात बोल दी कि भाई जो ब्रिजिलियस ने बोला था, उसने बोला था इक्वल नंबर ऑफ एटम, उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई यहां पर आप है ना, ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे उन्होंने एटम की बजाय मॉलिक्यूल कन्वर्ट लिख दिया भाई। चलिए अब हम देखते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं भाई, H2 प्लस
Cl2 कन्वर्ट इनटू 2HCl। ठीक है, अब क्या बोला कि N, भाई वैसे ही N हो गए मॉलिक्यूल, ये भी N मॉलिक्यूल भाई, ये क्या हो गए 2N मॉलिक्यूल या 2N कंपाउंड। ठीक है, या 2N मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं इसको हम। उसी प्रकार डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2N, भाई 2N से डिवाइड कर देते हैं हम। चलिए N/2N मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, N/2N मॉलिक्यूल, फिर भाई 2N/2N मॉलिक्यूल, या फिर सॉरी हमने कंपाउंड लिख रखा है, इसको हम कंपाउंड मॉलिक्यूल बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। कैंसिल आउट, क्या हुआ हाफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू वन कंपाउंड। भाई ऑब्लिगेटो के अनुसार क्या आया कि भाई हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है भाई, एक H एटम। ठीक है, फिर कहता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या भाई, एक एटम किसका, क्लोरीन का, क्या बनाता है भाई, एक HCl का मॉलिक्यूल बनाता है। ये बेटा बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम एटोमिसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, एटोमिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए हमने निकाल दिया O3, एटोमिसिटी भाई 3 है, सेम हो सकते हैं वो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, N2 एटोमिसिटी कितनी है भाई, 2 है। ठीक है भाई, तो ये कुछ आपके पास क्या थी, हाइपोथेसिस थी, किसके बारे में थी भाई, ये बताया गया था इसके अंदर। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, क्या कि हमें है ना एटॉमिक मास निकालना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवश्यकता भी पड़ती है हमें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कैसे निकालते हैं हम एटॉमिक मास। ठीक है भाई, तो क्या है, हिस्टोरिकली डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मास। चलिए भाई, अब डिस्कस किया गया, हम जब भी शॉप के अंदर जाते हैं, दुकान के अंदर हम जाते हैं, अगर मान लीजिए हमें कोई भी सॉलिड लेना होता है, कोई भी सॉलिड चीज, जैसे मान लीजिए हम दुकान पे गए, हमें शुगर चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए आप। ठीक है, या फिर हमें मान लीजिए कोई फ्रूट्स लेके आना है। ठीक है, वहां पर दुकानदार को हम बोलते हैं हमें 1 किलो ये चाहिए। या फिर मान लीजिए हम जाते हैं, भाई हमें 1 दर्जन बनाना चाहिए, या हम कॉपी लेके आते हैं, कॉपी की हमें 1 दर्जन कॉपी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसी थ्योरी के ऊपर बात ये आई कि भाई मान लीजिए एक एटम जो है उसको भी तो हम किसी चीज में मापेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या था कि द एंशिएंट टाइम के अंदर जो से माना जाता तो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जिससे हम डायरेक्ट मास निकाल सकते हैं। लेकिन पहले टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई आप डायरेक्ट मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भाई हमें पता है कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। भाई इन्वायरमेंट के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो इसलिए उस टाइम पे क्या किया गया, हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन की गई भाई, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU, ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आप लेके आते हो ना कि भाई, ठीक है, मान लिया आप लेके आ गए, भाई मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलोग्राम। ठीक है, मुझे 1 लीटर ये चाहिए, भाई ये 1 लीटर। उसी प्रकार इसको हम AMU के अंदर लिखते हैं, लेकिन अब इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है U के अंदर। ठीक है, तो बात क्या आई कि भाई हाइड्रोजन के साथ क्या देख रहा था, मान लीजिए कि हमें किसी दूसरे एलिमेंट का निकालना है मास।
ठीक है, मान लीजिए हमें कार्बन का निकालना है मास, तो या कार्बन का है या ऑक्सीजन का, तो हम उससे इसका वेट करके देखते थे, वो जितना हाइड्रोजन से हैवियर होता था उतना इसका क्या निकाल दिया जाता था, मास बता दिया जाता था। भाई मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 है, ठीक है, तो ये बताया जाता है कि भाई ऑक्सीजन है ना 16 टाइम हैवियर है किससे, हाइड्रोजन से। लेकिन भाई यहां पर भी बात नहीं बनी, ठीक है। फिर क्या किया गया, इसके बाद जब इसमें और प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, तो इसके बाद क्या किया गया, ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि नेसेसिटी है, नेसेसरी है ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन के बिना लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकते भाई, ठीक है, लिव नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर ऑक्सीजन को साथ कंबाइन किया गया, ऐसा ही, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ पॉइंट्स में एटॉमिक मास, ठीक है, फिर उसको नेग्लेक्ट करके लास्ट में भाई क्या लिया गया, कार्बन को लिया गया, ठीक है। कार्बन के 12 आइसोटोप को, ये बेटा आइसोटोप मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब सेम, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे क्लास के अंदर, ठीक है, +1 में ही, ठीक है ना भाई। तो C12 आइसोटोप्स को लिया गया, तो उस टाइम पर कार्बन 12 आइसोटोप से ये देखा जाता था कि कोई भी मौलिक एलिमेंट है वो कितना हैवियर है, ठीक है, उससे हम उसका क्या निकालते थे भाई, एटॉमिक मास निकालते थे, ठीक है। अब बात ये आई कि भाई अब आप जो निकालते हो किसी का भी एटॉमिक मास, जैसे मान लीजिए मैंने ये बात लिख दी कि वही कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, या किसी का पॉइंट के अंदर देखते हो आप, अपने चार्ट के अंदर देखोगे, टेबल के अंदर देखो, प्रोडक्ट टेबल के अंदर, कि किसी का कुछ पॉइंट्स में है, समथिंग पॉइंट कुछ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है 35.5, ठीक है, पॉइंट्स में मास थोड़ी होता है, ठीक है भाई, क्यों, अभी टाइम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि भाई प्रोटॉन पॉइंट्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, हम हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम हमेशा भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दीजिए, या आप एवरेज एटॉमिक मास भी बोल देते हो, ठीक है। कैसे भाई, क्या है, ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर कार्बन, भाई कार्बन के पास है ना 3 आइसोटोप्स है, 12, कार्बन 13 और बेटा कार्बन 14, ठीक है भाई। तो बेटा मैं इसकी एटॉमिक मास लिखता हूं, इसका 12 है भाई, इसका बेटा 13.00335 कुछ समथिंग ऐसा है, और इसका बेटा 14.00317, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है ना भाई, क्या करते हैं हम, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। जब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है भाई, इसका मास नियरली इक्वल टू 12 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम आज के टाइम पे रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब बेटा बात आ गई AMU की, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU ऑलवेज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक होता है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास से क्या मतलब है कि भाई कार्बन का मास जो है वो बेटा 12U है। अब हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AMU नहीं लिखते, ठीक है। तो इसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे, U की बजाय इसको अगर आप ग्राम लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद बेटा बात आती है मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सिंपल सी बात है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है भाई। जितने भी एटम है, जितने भी एटॉमिक मास ऑफ एटम एलिमेंट्स, जितने भी उनके सभी के एटॉमिक मास का सम। जैसे मान लीजिए मुझे HCl का एटॉमिक मास निकालना है, क्या HCl का एटॉमिक मास होगा? नहीं भाई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है,
ये एटम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक मास केवल एटम का होता है, मॉलिक्यूल का कभी नहीं होता। मॉलिक्यूलर मास हमेशा मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, इसको भी हम निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए बेटा 1 हो गया, क्लोरीन के लिए 35.5, तो कितना हो गया भाई 36.5 U। ठीक है, मान लीजिए हम H2SO4 का निकालते हैं। हाइड्रोजन का क्या 1, 2 के लिए 2 प्लस सल्फर का भाई 32, एक ऑक्सीजन का मास आपका 16 होता है, तो 4 के ठीक है भाई। ये आ जाएगा भाई 98U। ठीक है, अब क्या कहता है, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। उसी प्रकार बेटा अगर आप इसको मोलिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। एक होता है बेटा फॉर्मूला मास। ठीक है भाई, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, किसी का भी एक फॉर्मूला है आपके पास, जैसे मान लीजिए NaCl है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड से बेटा हम आगे जनरल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेटा मोलिकुलर मास जो है उसको हम लिख देते हैं फॉर्मूला मास 23.5, ये हो जाएगा आपका बेटा 58.5 ग्राम। ठीक है भाई, तो ये कुछ इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी इसकी किसी भी एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है भाई, तो बेटा ये आज के लिए आपका टॉपिक था। कल हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप इसको इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप बुक्स के अंदर देखोगे तो बेटा आपको एनसीईआरटी में या किसी दूसरी पब्लिशर की बुक में, तो वहां पर आपको इसके एग्जांपल्स दिखाई देंगे, तो आपको वो करने हैं।